हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने स्वमूल्यांकन और रिवीजन के पर्पज़ से हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जो कि दोस्तों यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है और आप जानते हैं कि उसमें 25 नंबर की हिंदी है। तो अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। इस सीरीज़ के हमने भाग 7 में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग 8 में। तो जिन भी लोगों ने भाग 7 तक नहीं देखा, एक बार जाके ज़रूर देखिए। आप अवश्य ही कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास में, और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? विकल्प हैं 1973, 1981, 1952, 1960। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। जैसे कि एक पूछा जाता है संगीत नाटक अकादमी, क्या संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1953 में, ठीक है। ये क्या आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पूछा जाता है और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? ठीक है, साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी की स्थापना होती है 1954 में और पहली बार दिया जाता है 1955 में। किसको दिया जाता है, किस रचना के लिए दिया जाता है, ये आपको पता ही है। हेमकृतनी और माखनलाल चतुर्वेदी को दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा एक और पूछा जाता है एनबीटी कि एनबीटी की स्थापना कब हुई थी? एनबीटी, तो एनबीटी है 1957। अब एनबीटी क्या है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। तो ये आप 2-3 चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? विकल्प आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो फटाफट से देखिए और इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी, यानी कि ख, च और ठ। आपको पता ही है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। और साथ में ही जो ऊष्म व्यंजन हमारे पास में है, यानी कि कौन से? तीनों श और हा, ये भी महाप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इन सबको आप देखेंगे, अगर इसकी बात करें हम ए वाले की, तो इसमें जो चा है ये पहला वर्ण है, इस प्रकार ये भी नहीं हो जाएगा। और अगर बी की बात करें तो ये भी चा है, यहाँ पे पहला है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर डी की बात करें हैं तो यहाँ पे माँ है, जो माँ आता है ये 5वें नंबर पे है और 5वां हमारे अल्पप्राण में आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस प्रकार हम इसको देखेंगे तो ये महाप्राण हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, पूछ रहा है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जो वाक्यों का वर्गीकरण है वो मुख्यतः 2 भागों में किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक तो अर्थ के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर, और दूसरा आप जानते ही हैं रचना के आधार पर, ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर आप जानते ही हैं 3 प्रकार के। कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो वाक्यों का वर्गीकरण जो मुख्यतः किया गया है 2 आधारों पर किया गया है, अर्थ और रचना के आधार पर, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और आज का अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? विकल्प हैं आप, स्वयं, खुद, हम। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हम, यानी कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है तो हम नहीं है। हम कौन सा आता है? हम आता है दोस्तों उत्तम पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। इसलिए ये निजवाचक नहीं होगा। और उत्तम पुरुष किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यहाँ पे जो ये आप है, ये आप मध्यम पुरुष में भी आता है और निजवाचक में भी आता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में डी, यानी कि डी में हम दिया गया था, इसलिए आप यहाँ पे करेंगे कौन सा? हम को यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर, और 5वां प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। स्त्री शब्द का विशेषण शब्द होगा विकल्प स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या स्त्रैण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, स्त्री शब्द का विशेषण होता है दोस्तों विकल्प सी, स्त्रैण, ठीक है। इसके अलावा जो बार बार पूछे जाते हैं वो आता है दोस्तों, एक आता है पशु का पूछा जाता है, तो पशु का विशेषण क्या होता है? पार्श्विक, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक और आता है हृदय, इसको आप हृदय पढ़िएगा, हृदय का होता है हार्दिक,
ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखिए। पशु का पाश्विक, हृदय का हार्दिक, स्त्री का स्त्रैण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6। समाज में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद है। रेखांकित यहाँ पे किया गया है जयचंदों को। ठीक है, विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जातिवाचक संज्ञा। आपको ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है तो तब वो बन जाती है कौन सी, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्योंकि जयचंद आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान के समय की बात है। पृथ्वीराज चौहान को उसने चीट कर दिया था, धोखा दे दिया था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात हो रही है कि आज भी धोखेबाजों की कमी नहीं है। तो जयचंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी जो अब एक धोखेबाज समूह को इंगित करता है, इसलिए यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे आ जाएगा समाज में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो इसका मतलब आज भी उस पर्टिकुलर हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सच बोलने वालों की कमी नहीं हो रही, तो इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। प्रश्न नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं और पूछ रहा है यहाँ पे, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं में रेखांकित पद क्या है। रेखांकित किया गया यहाँ पे व्यंजन को। विकल्प हैं विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो व्यंजन है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, विशेष्य। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसके जस्ट पहले है ये क्या लिखा हुआ है, मीठा, और मीठा है इसकी विशेषता। ठीक है, इसकी बात करें हम लगने की, तो लगना ये क्रिया हो गया, और ये अच्छा क्या हो जाता है दोस्तों, अगर क्रिया की विशेषता कोई बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है विकल्प वी, व्यंजन यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे 8वां प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंजलि पेड़ के नीचे बैठी है में रेखांकित शब्द क्या है। रेखांकित किया गया है यहाँ पे दोस्तों नीचे पद को। विकल्प हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो हुए दोस्तों जिनमें लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन होने से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई क्या बोलेंगे उसको, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और इन अविकारी शब्दों को भी ही अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, विकारी और अविकारी। अब जो अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों उसमें 4 आते हैं। कौन कौन से, एक तो आता है क्या, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, और विस्मयादि बोधक हो गया। ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, 4 आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हम ज़्यादा पर चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संबंध बोधक की। तो संबंध बोधक दोस्तों क्या हुआ, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर या लगकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, तो ये संबंध बोधक हो जाते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे, आप यहाँ पे नीचे लिखा गया है, तो अंजलि यहाँ पे क्या है, संज्ञा हो गई है, और अंजलि पेड़ के नीचे बैठी है, बाद में क्या है, बैठी है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है ये नीचे शब्द है। और संबंध बोधक अगर बात करें हम अर्थ के आधार पर 13 प्रकार के माने जाते हैं। और इसके जो उदाहरण की बात करूँ मैं, संबंध बोधक में जैसे आ गया, जैसे ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, ये सारे के सारे संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर एक बार रिपीट करना है तो मैं फटाफट कर देता हूँ। रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक से प्रभाव पड़ता है, और अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकारी शब्द के अंतर्गत जो आते हैं वो 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जो अविकारी शब्द होते हैं इन्हीं को ही अव्यय कहा जाता है। ठीक है, बाकी संबंध बोधक मैंने बता दिया कि ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य का अन्य भाग से संबंध बताते हैं, वो संबंध बोधक कहे जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। 9वां प्रश्न आपके सामने है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है, साधारण, संयुक्त, मिश्र या फिर विधानवाचक। दोस्तों हमने देखा कि वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात करते हैं हम, तो जिन वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उनको हम सरल वाक्य कहते हैं।
संयुक्त वाक्य की बात करें तो जिसके अंतर्गत दो सरल वाक्य आ जाते हैं उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जब दो सरल वाक्य एक साथ आते हैं तो वो किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, जैसे और, ये, या, तथा हमने देखा, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य दोस्तों ये होता है कि जहाँ पर जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी जो वाक्य का भाग होगा वो उसी मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो मालिक ने कहा, यहाँ पे जो मुख्य उपवाक्य है दोस्तों ये है मालिक ने कहा, ठीक है। और बाकी जो इस पे अलग से जो वाक्य बचा हुआ है, उपवाक्य बचा हुआ है, वो इसी पे निर्भर है, ठीक है। अगर आप बात करें तो इस वाक्य को आप जब कभी पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ चीज़ छूट रही है। जैसे कि अगर आप इस वाक्य को बोलेंगे मालिक ने कहा, तो एक क्वेश्चन उठ रहा है कि मालिक ने कहा, लेकिन कहा तो क्या कहा, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस तरह से भी आप इसको पहचान सकते हैं। और जो मिश्र वाक्य के संयोजक होते हैं, यानी कि मिश्र वाक्य जिन संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे कि हो गया, ठीक है, जो कि हो गया, क्योंकि हो गया, इसलिए हो गया, ये सारे शब्द होते हैं मिश्र वाक्य की पहचान के लिए। और इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो गया मिश्र वाक्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी आप इसको समझ चुके होंगे और यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे होंगे और आप इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में सुमेलित नहीं है। जिसके पास घर न हो अनिकेत, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाकर, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिया। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा विकल्प सी, रात में विचरण करने वाला प्राणी दोस्तों होता है कौन, निशाचर। निशाचर क्या होगा, निशाचर, ठीक है। निशाकर नहीं होगा, निशाचर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें सब के सब सही है। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाता है, ठीक है। रात में विचरण करने वाला निशाचर हो गया और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वो हो गया जितेंद्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है आपसे, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ है, विकल्प हैं चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो दोस्तों त्रिशंकु होना का अर्थ जो हो जाता है ये होगा दोस्तों किसी ओर का ना रहना, ठीक है। त्रिशंकु का मतलब ये हो गया ये, तो ये किसी ओर का ना होना, इसको बोला जाता है त्रिशंकु होना, ठीक है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है यहाँ पे, रसोई घर में समास है, विकल्प है दोस्तों द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। दोस्तों जो रसोई घर है, रसोई घर में जो समास है ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, फटाफट से बताइए। इसका आंसर है दोस्तों विकल्प डी, यानी कि तत्पुरुष समास। आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान यानी कि जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलते हैं। और तत्पुरुष समास जो होते हैं दोस्तों कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्म, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण, ठीक है, ये जैसे कारक आपने पढ़ी हैं, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान, इसके अलावा अपादान, ठीक है, अपादान हो गया, इसके अलावा संबंध, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत है तो आप समझ पा रहे होंगे, अधिकरण, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। और अगर हम बात करें रसोई घर की, अगर हम बात करते हैं तो रसोई घर को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, रसोई के लिए घर। तो अगर ये डिटेल में पूछे कि कौन से कारक के आधार पर इसका तत्पुरुष बताइए, तो संप्रदान के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो के लिए विभक्ति है वो किसकी है, संप्रदान की है। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण आता है जैसे शोकाकुल, एक उदाहरण और आता है बार बार इसमें तत्पुरुष समास में, ये है शोकाकुल। तो अगर आप इसको आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब हो गया शोक से आकुल, ठीक है। ये भी तत्पुरुष का उदाहरण है। और आपको पता है कि जो से विभक्ति है वो किसकी है, ये करण की है। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इतना अंदर पूछता नहीं है, कारक के आधार पर आपको तत्पुरुष नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि रसोई घर में समास कौन सा है, तो आपको सीधे सीधा करना है तत्पुरुष समास इसमें है, मतलब रसोई घर में समास जो है वो तत्पुरुष है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। और पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है कि निम्न में सुमेलित नहीं है, जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ, जो इस लोक की बात हो लौकिक, आदि से अंत तक आद्योपान, जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रामक।
तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा कौन सा, विकल्प डी, जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रामक नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, आक्रांत। क्या बोलते हैं, आक्रांत उसको बोलते हैं। और ये जैसे कि आप पता ही है आपको कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, तो यहाँ पे यूक्रेन क्या हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 14 में हम पहुँच चुके हैं। पूछ रहा है, किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प हैं, किसी कार्य का समाप्त हो जाना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, विकल्प ए, किसी कार्य का समाप्त हो जाना यानी कि किनारे लगना। जैसे कि आपने परीक्षा पास कर ली तो आप पढ़ाई से आपने क्या कर लिया, किनारे लग गए आप, ठीक है, आपका मकसद पूरा हो गया, आपने किसी कार्य को समाप्त कर लिया है तो मतलब आप किनारे लग गए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये समास से फिर पूछा जा रहा प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। यथाशक्ति में समास कौन सा है, तो द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यथाशक्ति में होता है अव्ययी भाव समास। अगर इसकी बात करें हम, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय हमने अभी पढ़ा, अविकारी हो, अर्थात प्रथम पद प्रधान हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, अव्ययी भाव हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यथाशक्ति की, तो यथा जो शब्द है दोस्तों ये एक अव्यय है, यानी कि अविकारी शब्द है, इसमें लिंग वचन कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यथाशक्ति का जो अर्थ हो गया दोस्तों, क्या हो गया, शक्ति के अनुसार, क्या, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे होता है दोस्तों कौन सा, अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार एक और आता है इसमें, भरपेट। तो भर एक क्या है, अव्ययी भाव है, और भर भी किसके अंतर्गत आता है, संबंध बोधक अव्यय है दोस्तों ये भर, ठीक है। भर पेट का अर्थ क्या हो गया, पेट भर कर। तो यहाँ पे भी दोस्तों होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, और इसको एक बार किताब में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे आपका निभाएगी, किसमें, उत्तराखंड के पेपर में, और खासकर कनिष्ठ साय के पेपर में, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब वर्तनी का ये क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको मेरे बोलने से आप समझ नहीं पाएंगे। और मैं इसके आंसर की अगर बात करूँ तो इसका जो शुद्ध शब्द है यहाँ पे लिखा हुआ ये है विकल्प ए, वाल्मीकि, ऐसे लिखा जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 17वां आपके सामने है। पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखना है कि सुमेलित नहीं है। मूर्त अमूर्त, राग का अनुराग, सूक्ष्म का स्थूल, उथला का गहरा। यानी कि मूर्त का अमूर्त, राग अनुराग, सूक्ष्म स्थूल, उथला गहरा। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो दोस्तों विकल्प भी इसमें सुमेलित नहीं है। राग अनुराग दोनों एक ही हुआ, इसका दोस्तों हो जाता है विराग, ठीक है। राग अनुराग का जो विलोम होगा वो क्या होगा, विराग हो जाएगा। बाकी के सारे इसमें सही हैं, ठीक है। इनको याद करते हुए चलिए। 25 नंबर की हिंदी है, 25 में से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपकी जीएस में थोड़ा बहुत, क्योंकि जीएस में तो कोई भी नहीं बोल सकता कि किसकी कितनी अच्छी है, कुछ पता नहीं है कब पेपर किस रेंज का आ जाए। लेकिन हिंदी ऐसी है कि जिसका सिलेबस एकदम फिक्स है, अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो हिंदी में अगर आप 21-22 नंबर आप ला पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका स्कोर रहेगा इसमें। और इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जो यहाँ पे हिंदी है यूपीएससी की, वो हर कोई ऐसा कि 20 में से 17 नंबर सबके आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे 1-2 नंबर का खेल है, जिसका सिलेक्शन होगा वहाँ से बहुत फ़र्क उस पर पड़ेगा। तो आपकी हिंदी को, अपनी हिंदी को आप मजबूत बनाइए। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हुए, और पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची देखिए विकल्प है, नीरज, उत्पल, वारिद और अरविंद। तो दोस्तों यहाँ पे जो कमल का पर्यायवाची नहीं है ये है दोस्तों विकल्प सी, वारिद। किसका, कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये बादल का है। आपको ध्यान रखना है कि जिन भी शब्दों के अंत में दा आएगा ना, द, तो ये आप सीधा लगा दीजिए बादल के पर्यायवाची हैं। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ तो नीरद, ठीक है। इसके अलावा हो गया तोयद, ये सारे के सारे किसके हैं, बादल के हैं। इसके अलावा आ गया अम्बुद, ठीक है, ये भी उसका ही है, बादल का है। जलद, जिसके पीछे दा होगा अंत में, उसको आप सीधा के सीधा बादल पे कर सकते हैं। इसके अलावा पयोद हो गया, ठीक है। अगर पयोधर होगा, पयोधर भी बादल का ही है। वारीधर, वारी का अर्थ भी पानी होता है, तो वारीधर बादल का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कमल के पर्यायवाची शब्दों की ओर, तो कमल में एक तो ये है नीरज हो गया,
अरविंद हो गया, उत्पल हो गया। इसके अलावा जो अन्य पूछे जाते हैं ये है पुंडरीक। पुंडरीक लिखने में थोड़ा दिक्कत है तो आप वर्डों पे जाइएगा। पुंडरीक हो गया, राजीव हो गया, ठीक है। इसके अलावा तामरस, तामरस भी कमल का भी है और आप यूकेपीएससी के पेपर में ये सोना भी आया है और सोने का भी पर्यायवाची है तामरस, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा हो गया कमल का अंबुज, अंबुज, ठीक है, अंबुज। अंबु का मतलब पानी हो गया और जा का मतलब जन्मा, यानी कि अंबुज में जन्म लेने वाला, पानी में जन्मा हुआ कमल हो गया, ठीक है। जैसे पंकज हो गया, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे कमल के पर्यायवाची, तो इनको आप ध्यान रखिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उद्घाटन संधि का संधि विच्छेद होगा, विकल्प आपको देखने पड़ेंगे, यहाँ पे मेरे बोलने से आप शायद क्लियर नहीं हो पाएगा मामला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है विकल्प बी, ठीक है, उत्त प्लस घाटन। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको क्लियर कर दूँ आपका आज। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि व्यंजन संधि का एक नियम है, और नियम क्या है कि यदि, नियम क्या है, यदि क च ट त और प, आपको ध्यान रखना है यदि क च ट त प वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन, या फिर अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या, र और ल, व, ठीक है, ये हो गया। या फिर कोई स्वर आए, इसके अलावा क्या है, या फिर कोई स्वर आए। क्या ध्यान रखना है कि यदि क च ट त प वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आए, या फिर कोई स्वर आए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये क च ट त प है, इसके बाद क्या होगा, उसी स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि गो, ज, ड, द, ब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको, बाकी इसमें मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, उद्घाटन में क्या हो रहा है, उत्त प्लस घाटन है ये, ठीक है, उत्त प्लस घाटन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा कि जब इस वर्ग के बाद यानी कि क च ट त प वर्णों के बाद किसी वर्ग का तीसरा, यहाँ पे सबसे पहले देखना कि ये ता वर्ग है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, हमने क्या पढ़ा, अगर हम घा की बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाता है, चौथा वर्ण है। तो हमने क्या देखा, क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन बनती है तो जो ये ता है ना, ता, इसका क्या होगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा होगा फिर, ता, थ और दा, तो इसका क्या होगा दोस्तों, द हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा फिर उद्घाटन, ठीक है। इसको एक बार आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस पर दोबारा से सुनिएगा और एक बार किताब में जाके देखिए, बहुत ही अच्छा ये नियम है और ये आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। और बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। इसका हमने आंसर बता दिया कि इसका हो जाएगा बी, उत्त प्लस घाटन, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों 20वें प्रश्न में, और 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है, ठीक है। विकल्प हैं वीप्सा, वक्रोक्ति, रूपक, यमक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक आता है उभयालंकार, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि शब्द अलंकार क्या हुआ, जो किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको अलंकार बोलते हैं। शब्दालंकार जब किसी काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से अगर शोभा बढ़ाई जा रही है तो अर्थालंकार, और अगर दोनों के माध्यम से बढ़ाई जा रही है तो वहाँ पे उभय अलंकार। लेकिन जो मुख्यतः जो माने जाते हैं वो 2 ही भेद माने जाते हैं, ठीक है। जो अलंकारों के भेद माने जाते हैं मुख्यतः, मुख्य जो भेद हैं वो 2 ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। जो शब्दालंकार के भी वैसे तो भेद 7 माने जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख भेद इसके माने जाते हैं वो दोस्तों 5 ही हैं, और उनके अंतर्गत कौन कौन सा है, अनुप्रास हो गया, कौन सा हो गया बता देता हूँ। अगर शब्दालंकार की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है अनुप्रास, इसके अलावा हो गया यमक, हो गया यमक के अलावा हो गया श्लेष, ठीक है, श्लेष हो गया, और श्लेष के बाद की अगर हम बात करें वक्रोक्ति हो गया, वक्रोक्ति, और 5वीं की अगर हम बात करें तो वीप्सा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वीप्सा भी है, वक्रोक्ति भी है, यमक भी है, लेकिन विकल्प सी जो है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जो है दोस्तों ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है।
उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे और ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर वाकई ही आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और प्रश्न नंबर ये आपका घर के लिए है। पूछ रहा है, बिना दीवारों का घर नामक रचना किसकी और किस विधा की रचना है? ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। मुझे पता है कि ये सभी को पता होगा, लेकिन ये आपके डेडिकेशन को दिखाएगा कि आप कितने डेडिकेट हैं अपने परीक्षा को लेकर। तो इसका कमेंट आप अवश्य करिए। आज की क्लास ख़त्म होती है, मिलेंगे भाग 9 में। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।